नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आप जो भी काम कर रहे हैं इस वक्त उसको छोड़ दीजिए और ये खबर सुनिए। ये खबर आपके सबसे काम की नहीं बल्कि पूरे तरीके से भारत के नागरिक के अस्तित्व का सवाल है। उसके बुनियादी अधिकार, उसके वोट देने का अधिकार खतरे में है। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, अब बंगाल में भी, दिल्ली में भी और उसके बाद जितने चुनाव होने हैं उन सब में ये लागू होगा जो बिहार में हो रहा है। आपको पता है बिहार में एक तरह से मैं कहूंगी अनौपचारिक तौर पर एनआरसी को लागू करने की कोशिश हो रही है इलेक्शन कमीशन के जरिए। इलेक्शन कमीशन जिसके अधिकार क्षेत्र से ये बाहर है कि वो नागरिकों से उनके नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगे, वो करने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल, अच्छी खबर तो यह है इस मामले में कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपोजिशन पार्टियों की तरफ से जो एक याचिका दायर की गई थी इसी मामले को लेकर, इस पूरी एक्सरसाइज के खिलाफ, उसको कबूल कर लिया है कि उसको जल्दी वो सुनेगा। 10 तारीख को, 10 जुलाई को सुनने के लिए वो तैयार हो गया है फिलहाल। और जो ऑपोजिशन पार्टियों के नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पीयूसीएल और एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव हैं। इसके अलावा महुआ मोइत्रा भी हैं, लोकसभा के एमपी हैं। इन तमाम लोगों ने अपनी पिटीशन दायर की थी और जो वकील इसमें काम कर रहे हैं वो भी देश के, मैं कहूंगी, नामचीन टॉप लॉयर्स हैं देश के, जिसमें के कपिल सिब्बल है, अभिषेक मनु सिंह भी, गोपाल शंकर नारायण और शादान फरासत। अब कम से कम ये बात तो हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनेगा। ऑपोजिशन इस मामले को लेकर सड़क पर उतर रहा है। 9 तारीख को न सिर्फ के तेजस्वी यादव बल्कि राहुल गांधी भी मैदान में उतरेंगे और बिहार में चक्का जाम होगा, क्योंकि ये बिल्कुल करो या मरो का सवाल पैदा हो गया है। न कि सिर्फ ऑपोजिशन के लिए बल्कि मैंने कहा कि भारतीय नागरिकों के बुनियादी अधिकार, उनका वोट देने का अधिकार। और अब जो मैं आपसे सवाल जो आपके सामने रखने जा रही हूं वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत ध्यान से आप इन सवालों को सुनिए। सवाल नंबर 1 ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन को इस बात का अधिकार है कि वो नागरिकों से उनका प्रमाण पत्र मांग सके कि वो नागरिक हैं भारत देश के या नहीं। दूसरा सवाल ये होगा कि क्या गरीबों से ये उम्मीद की जाए कि उनके पास एक ऐसे राज्य में जो बाढ़ से लेकर, सूखा से लेकर, इस तरह की भी वहां बात है कि आप ये सोचिए कि शिक्षा का स्तर कितना नीचा है कि सबसे गरीब आदमी जो है इस देश का, उससे ये मांगा जाए, पूछा जाए, जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाली जाए कि उसको ये प्रमाण देना है कि उसका अस्तित्व क्या है। और इस सब में सबसे महत्वपूर्ण सवाल वो ये कि बिहार चुनाव के बाद वो लोग जो इस पूरी एक्सरसाइज से बाहर हो जाएंगे, यानी वो कुछ हजार, लाख या करोड़ लोग ये दस्तावेज नहीं दे पाएंगे इलेक्शन कमीशन को, उनका क्या होगा? क्या उनकी नागरिकता पर जो सवाल उठ गए हैं, क्या जो एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको प्रकाश में लाकर क्या उनके साथ पुलिसिया कार्रवाई होगी? क्या अदालत में ये मामला जाएगा? क्या सरकार के अधिकारी इस मामले को उठाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है जो एक तरह से मैं कहूंगी तलवार की तरह लटक रहा है जो बिहार का वोटर है उसके सर पर। इन तमाम सवालों के साथ मेरे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं जिनके जरिए हम इस मुद्दे को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आप तक ज्यादा क्लैरिटी के साथ इस मुद्दे को मैं लेकर आऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं फिलहाल अनिल चमड़िया, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही अंजलि भारद्वाज। वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमड़िया हैं और साथ ही मेरे साथ हैं अंजलि भारद्वाज, ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट हैं। उनका शानदार काम अब बहुत सालों से देखते रहे हैं और इसके अलावा वायर पर उनकी एक नई सीरीज जो वीडियो सीरीज है, खासकर मैं उसकी फैन बन गई हूं। अगर आपने नहीं भी देखा है कार्यक्रम तो जरूर देखिए। वो एक ऐसे दौर में जहां हजारों पत्रकार सूचना को छिपाने और दबाने का काम कर रहे हैं सरकार की शह पर, वो इस वीडियो कार्यक्रम के जरिए आप तक खबरें पहुंचाने या आपके जो सूचना का जानने का जो अधिकार है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। बाकी और जो उनके साथी हैं उनके साथ अनिल चमड़िया जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है और पहली बार वो वायर पर यहाँ पर बातचीत करेंगे। इस बारे में हमें बताएंगे कि आखिर उनकी मुलाकात में क्या चीज़ निकलकर सामने आई। अनिल चमड़िया जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहती हूँ। मैंने सीधा पहले ही सवाल किया कि आपने ये 1987 और 2003 का जो आपने एक डेडलाइन रखा है वो क्या है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें आप। तो उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि 1987 को का क्या मतलब है और 2003 का क्या मतलब है। मतलब लास्ट जो रिवीजन हुआ था, इंटेंसिव जो रिवीजन हुआ था वो 2003 में हुआ था। उसके बाद उन्होंने कहा कि 2003 के बाद यानी 2003 के बाद आज आप समझ सकते हैं कि 24 साल 22 साल हो गए, लगभग 22 साल और 22 ईयर्स के बाद ये किया जा रहा है।
क्योंकि इस बीच में बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑब्वियसली गुजर गए होंगे, तो उनका नाम भी मतदाता सूची में होगा। वो लोग भी होंगे जो राज्य छोड़ के जा चुके होंगे, यानी बिहार से बाहर जा चुके होंगे, और वो लोग भी हो सकते हैं जिनकी दो जगह पर मतदाता हो, दो मतदाता सूची में नाम हो, दो राज्यों की मतदाता सूची में नाम, ऐसा भी हो सकता है। तो इसकी एक गहन जांच पड़ताल करनी जरूरी है, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी संविधान ने उनको ये जिम्मेवारी दी है कि वो ये काम करें। और उन्होंने बिहार चुनाव से पहले बिहार को चुना, और बिहार में ये कोशिश कर रहे हैं कि वो, जैसा कि उन्होंने बताया। लेकिन जमरिया जी, क्या आपका ये सवाल तो रहा ही होगा कि वाकई क्यों वो 11 सिर्फ दस्तावेज कबूल किए जाएंगे और कम से कम 3 वो दस्तावेज जिसमें कि आधार कार्ड शामिल है, जो 90% बिहार के लोगों के पास मौजूद है। इलेक्शन कमीशन अपने ज़रिए जो उसने जारी किया है कार्ड, वो भी कबूल नहीं कर रहा है, राशन कार्ड भी कबूल नहीं करेगा। ये सवाल तो आपने पूछा होगा। नहीं, बिल्कुल सवाल देखिए, मैंने तो बहुत कम पूछे, लेकिन हाँ पूछे, ये सवाल उसमें शामिल था। लेकिन हमने इससे ज्यादा अहम बात कही, दस्तावेजों की संख्या पर बात मैंने नहीं की, बल्कि उससे ज्यादा बात की कल्चर का सवाल है कि आप कैसे ये मानते हैं कि जो भारत का जो समाज है वो, और जिस तरह की आर्थिक हालातों में, सामाजिक हालातों में रहता है, उसमें वो डॉक्यूमेंट्स, इतने डॉक्यूमेंट्स को सहेज के रख सकता है। ये कल्चर का एक सवाल है कि वो क्या हमारे सोसाइटी में है जहां पर कि हर साल बाढ़ आती है, सुखाड़ आता है, लोग इधर से उधर होते हैं, मकान बदल, 50 तरह के, बहुत सारी ऐसी जनसंख्या हमारे देश में जो शायद किसी भी सरकारी दफ्तर में आज तक नहीं गई है, बहुत बड़ी संख्या। लेकिन ये यकीन करना किसी के लिए मुश्किल होता है। मुख्य चुनाव आयोग से भी मैंने कहा कि कल्चर का सवाल बेसिक सवाल है, लेकिन उनकी अपनी चिंता ये है कि उनके सामने जो जिम्मेवारी का एक टास्क है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ये एक उनको ये जिम्मेवारी देता है कि वो एक शुद्ध वो एक मतदाता सूची प्रकाशित करें, और उसके आधार पर वो कोई सरकार के लिए पार्टी चुनी जाए, इसकी व्यवस्था करें। इस शुद्धता पे तो जी हाँ, इस शुद्धता की इस तथाकथित सवाल केवल नंबर्स ऑफ डॉक्यूमेंट का नहीं है। नंबर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से ये शायद कुछ अलग तरह का मामला है, और मुझे नहीं लगता है कि नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स में हमें जाके इस चीज को हम शायद समझ पाएंगे, मुझे नहीं लगता। नहीं, और नंबर से ज़्यादा अनिल जी, नंबर से ज़्यादा जो प्रकृति है कि चाहे आपके पास 11 ना हो, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है आपके पास, उसमें बर्थ सर्टिफिकेट का भी जिक्र है कि 11 में। अब बताइए, बर्थ सर्टिफिकेट में भी 50 तरह की धांधलियां हो चुकी हैं, तो भारत में तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ही नहीं है जिसको लेकर कि धांधली की कोई खबर हमारे पास ना आई हो। मैं आती हूँ वापस आपके पास। अंजलि, ये बताइए आपकी, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कबूल कर लिया है कि अर्जेंट तौर पर विपक्ष गया था वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, उसके अलावा सामाजिक संस्थाएं भी गई थी, एडीआर जैसी संस्थाएं, वो सुनने को तैयार हैं। इसके बावजूद भी विपक्ष कह रहा है कि 9 तारीख को हम चक्का जाम करेंगे बिहार में। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। 10 तारीख को इसकी हेयरिंग होनी है। आप इस एक्सेप्टेंस को कि हाँ हम सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट के तैयार हो जाने को अहम मान रही हैं क्या? देखिए आरफा, ये अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया है और कोर्ट ने ये कह दिया है कि हाँ हम इस मुद्दे को सुनेंगे। थर्सडे को उन्होंने अग्री किया है कि हम सुनेंगे। शॉर्ट डेट है, तो ये इनकरेजिंग बात है, क्योंकि जो मुद्दा है ये बहुत ही कंसर्निंग बात उठकर आ रही है। देखिए, रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें उसके ऊपर आज एक प्रश्न चिन्ह हमें लगता नजर आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन को ये जिम्मेवारी दी गई है कि वो फ्री एंड फेयर चुनाव कराएं। उन्हें जिम्मेवारी दी गई है कि सही तरीके से वो वोटर लिस्ट बनवाकर चुनाव कराएं। अब हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार नहीं है कि वो प्यूरिफिकेशन करें लिस्टों की, वोटर लिस्ट में सही लोगों के नाम हो, ये कोई चैलेंज नहीं कर रहा। लेकिन सवाल ये है कि किस तरीके से वो प्यूरिफिकेशन और वेरिफिकेशन एक्सरसाइज की जानी चाहिए किसी भी लोकतंत्र में। चुनाव बिहार के सर पर हैं।
इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि 1 महीने में वो करोड़ों लोगों की वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। मतलब हमारे देश की अगर हम जनसंख्या देखें, हमारे राज्यों की जनसंख्या देखें, बिहार में हम हजारों लोगों की वेरिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लाखों लोगों की वेरिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, करोड़ों लोगों की वेरिफिकेशन होनी है। एस्टिमेट्स बता रहे हैं कि 3 करोड़ से प्रोबेबली ज्यादा लोग होंगे जिनके दस्तावेजों को वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए केवल 1 महीने की विंडो क्या ऐसी जल्दी आ रही है इलेक्शन कमीशन को, और क्यों ये काम फिर पहले नहीं किया गया? क्यों 6 महीने लेकर? अंजलि जी, इसमें जो खबर मैं जोड़ देना चाहती हूँ अपने सवाल के साथ वो ये कि अब तक इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि 21.5 यानी 18 दिन सिर्फ बाकी हैं जो डेडलाइन है उसको लेकर, जो और 21.5% ऐसे लोग हैं करीब करीब 8 करोड़ लोगों में से जिनके फॉर्म्स कलेक्ट किए जा चुके हैं। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन आपके घर आएगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। और इन 21.5 में सिर्फ 7.25 को इंटरनेट पे चढ़ाया जा चुका है, यानी इसको डिजिटाइज किया जा चुका है, अपलोड हो चुके हैं जो सेंट्रल पोर्टल है। तो खुद इलेक्शन कमीशन की रफ्तार देखिए, जिन 8 करोड़ लोगों की बात हो रही है उसमें 18 दिन बाकी हैं, 21% की बात हुई है सिर्फ कि उनके फॉर्म्स आए हैं, और इसमें सिर्फ 7.25% के फॉर्म्स इंटरनेट पे फिलहाल चढ़ चुके हैं। नहीं, ये आरफा बहुत बड़ा सवाल है, और आगे जाते हुए ये इलेक्शन कमीशन के जो छवि है उस पर ये बड़ा दाग बनने का इसका पोटेंशियल है। क्योंकि आप इस तरीके से अगर एक्सरसाइज करेंगे, मैं फिर कह रही हूं कि नोबडी इज चैलेंजिंग कि इलेक्शन कमीशन को अधिकार है कि नहीं कि वो प्योरिफिकेशन वेरिफिकेशन एक्सरसाइज करे वोटर लिस्ट की, पर किस तरीके से की जाए। पहली चीज मैंने कहा, शॉर्ट टाइम फ्रेम, इतना छोटा समय, और इसमें ये याद रखने की जरूरत है मॉनसून का टाइम है। इसमें यह भी याद रखने की जरूरत है कि एस्टिमेट्स बता रहे हैं कि अराउंड 20%, 20% लोग बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स हैं, पलायन करते हैं, उनको अधिकार है। वोटर्स जो हैं 20% वो बिहार के बाहर रहते हैं। तो आप अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 18 दिन में वो अपनी नौकरियां छोड़कर वो बिहार आएंगे और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेश करेंगे, और डॉक्यूमेंट्स किस तरीके के मांगे जा रहे हैं। हम लोग काम करते हैं लोगों के साथ, हम देखते हैं कि किस तरह से लोग पन्नी में अपने डॉक्यूमेंट्स बचा कर रखते हैं। क्या निकलता है उस पन्नी में से? निकलते हैं आपका राशन कार्ड। लोग सोचते हैं हमारे पास राशन कार्ड आ गए, एक बड़ी चीज हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गई। आधार कार्ड, कितनी मारामारी हुई है इस देश में आधार कार्ड बनवाने के लिए। वोटर आई कार्ड होता है लोगों के पास, कईयों के पास मनरेगा के काम का कार्ड होता है। चारों को कहा जा रहा है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये 11 की लिस्ट है, 11 की लिस्ट में पासपोर्ट है। कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? स्टडीज दिखा रही हैं कि बिहार में 3% से कम लोगों के पास पासपोर्ट है। ये कह रहे हैं कि हमें चाहिए है बर्थ सर्टिफिकेट। एनएफएचएस की स्टडी कह रही है, सरकार की खुद की स्टडी कह रही है कि कितने कम लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं बिहार में। तो मतलब आप लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज करने की हमारी यहाँ पे बात हो रही है। तो क्या इस बेसिस पे लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज किया जा सकता है? हमारी डेमोक्रेसी, लोगों से उनका अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है। अंजलि जी, अगला सवाल आपसे पूछ लेती हूँ, फिर मैं अनिल चमड़िया जी की तरफ जाऊंगी। मुझे ये बताइए कि ये कंफ्यूजन की भी स्थिति, यानी कि जो पहले हो रही थी प्रक्रिया वही अपने आप में हाहाकार पैदा कर रही है। कैसे राज्य में जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है, जहाँ रोज़गार बहुत कम लोगों के पास है, और यही वो ज़रिए हैं जिनकी वजह से हमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। बाकी सबसे ज़्यादा जो गरीब लोगों की पूरा समाज है उनको तो किसी दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं है, उनका तो सरकार उन्हें कबूल करने को तैयार नहीं है, उनके पास दस्तावेज़ आएंगे कहाँ से? आपने कहा कि ये जो बोझ है, बजाय इसके कि सरकार साबित करे, ये बोझ जनता के ऊपर दिया जा रहा है। अब मुझे ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन का ये ऐड हिंदी में बड़ा बड़ा छपा अखबारों में, इसमें लिखा है कि आप सबसे पहले फॉर्म भर दीजिए अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी हैं। उसके बाद क्लैरिफिकेशन आता है कि फॉर्म तो भर दीजिए लेकिन डॉक्यूमेंट्स बाद में जमा करने पड़ेंगे। इससे ज़्यादा इसको आप कैसे देख रही हैं? क्या ये किसी बचाव की मुद्रा में नज़र आ रहा है इलेक्शन कमीशन, या उसे खुद पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है? नहीं, देखिए आरफा, ये जो सारी चीज़ें होती हैं इतने बड़े राज्य में, उस समय पर फिर कंफ्यूजन तो बहुत नेचुरल चीज़ है।
लोगों में एक भगदड़ मचना भी नेचुरल चीज है, क्योंकि लोगों को आप कह रहे हैं कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रूव करने के लिए लेके आइए, या एक डॉक्यूमेंट ऐसी लिस्ट दे दी जो लोगों के पास है नहीं डॉक्यूमेंट्स की, उसको आप लेकर आइए, तो कंफ्यूजन तो बहुत है। और अब इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि आप अभी फॉर्म भर दीजिए, बाद में आप डॉक्यूमेंट, बाद में मतलब अगर आप पढ़ें उसमें लिखा है कि विद इन 1 मंथ। तो अभी ये नहीं कहा जा रहा है कि आप बहुत बाद में ले आइएगा अपना कोई डॉक्यूमेंट, ये कहा जा रहा है कि आज फॉर्म भर दीजिए, डॉक्यूमेंट आज नहीं है तो 1 महीने के अंदर ले आइए। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? एंड फिर इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है क्लैरिफाई कि नो चेंज इन इंस्ट्रक्शंस, तो मतलब कि कुछ बदला नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन लोगों की प्रॉब्लम को समझे, और मुझे लगता है कि उनके पास मौका है, कोर्ट में भी अब मामला गया है, को उन्हें समझना चाहिए कि लोग को क्या तकलीफ हो रही है। इतना शॉर्ट टाइम फ्रेम प्रॉब्लम है, और जो डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं वो प्रॉब्लम है। 10वीं पास का डॉक्यूमेंट, देखिए ये डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ एंड एजुकेशन, और ये बहुत बड़ी समस्या है लोकतंत्र में हमारे। हम ये कहेंगे कि आपके पास 10th पास का अगर सर्टिफिकेट है तो वो लेके आइए, भाई है नहीं जिसके पास, वो कहाँ से लेकर आएंगे ऐसे? और जमीन के कागजात, एजुकेशन के, जमीन के कागजात, जाति के कागजात, ऐसी चीजें मांगने की कोशिश हो रही है। एनआरसी हुआ है तो भाई बिहार में एनआरसी हुआ नहीं, तो ये तो एनआरसी करने की कोशिश हो रही है, ऐसा लग रहा है आज इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये समस्या जो है लगातार हम इसको पॉइंट आउट किए जा रहे हैं इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन। तेलंगाना में 2018 में जब चुनाव हुए 22 लाख लोग डिसएनफ्रेंचाइज हुए। आज तक सुप्रीम कोर्ट में वो मामला लंबित पड़ा है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्टोरल ऑफिसर ने आके माफी मांगी। जो वहां के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि गलती हुई है, 22 लाख लोग बाहर छूट गए हैं। तो ये कोई मजाक है? उसी तरह से दिल्ली में अभी जो हाल ही में चुनाव हुए हैं, उसमें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने एक प्रेस ज्ञापन निकाला और उन्होंने कहा कि अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ पीपल आर गेटिंग एडेड, तो इसको हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो मतलब जब इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो ऐसे में ये बिहार इलेक्शन कमीशन को तो ट्रस्ट को बनाए रखना है। उनका काम सबसे बड़ा, अगर आप मुझे पूछें, वो ये है कि आप चुनावी प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखिए। विश्वास के बगैर चुनावी प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं है। और अंजलि जी, मैं अनिल चमड़िया जी की तरफ जाना चाहती हूँ और दर्शकों को यहाँ ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस गलती का आप जिक्र कर रही हैं, वोटों को बढ़ाना, वोटर्स को या उनकी तादाद घटाना, न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट, ये उनकी तहकीकात है जो साफ तौर पे ये बताती है कि जितने वोट ऐड किए गए, उसी के घटाए गए, उससे कम जो है वो डिफरेंस था भाजपा का उस सीटों पे खासकर जीतना जहां का ये जिक्र हो रहा है। ये रिपोर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे पढ़िए। अनिल चमड़िया जी, मुझे ये बताइए फिलहाल कि यहाँ सवाल ये भी पैदा हो रहा है, और ये सवाल किसी मामूली आदमी ने नहीं, जो इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं अशोक लवासा, वो पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो लोग जो इस एक्सरसाइज से बाहर हो जाएंगे, यानी मान लेते हैं, एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि वो तस्वीर जब बिहार का चुनाव हो चुका है और उसमें हज़ारों, लाखों या जितने भी लोग हैं, करोड़ों, वो इसमें भाग नहीं ले पाए क्योंकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए। अब उन लोगों का क्या होगा? क्या उन लोगों की खबर लेने सरकार आएगी? क्या उनकी खबर लेने पुलिस आएगी? या उनके नाम पर अदालत फैसला करेगी? उनके भाग्य का फैसला क्या होगा? आरफा, पहली बात तो यह कि देखिए, पिछले 8 दिनों में, यानी पिछले सोमवार को मैं मिला था मुख्य चुनाव आयुक्त से, और आज तक जो कुछ भी क्लेरिफिकेशन जिनको कि आप एडवर्टीजमेंट के रूप में देख रही हो, प्रेस रिलीज के रूप में देख रही हो, या इवन कि आज जो हेडलाइंस हैं अखबारों की या टेलीविजन चैनलों की और भी दूसरे जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें मुझे कोई नयापन नहीं दिख रहा है। 8 दिन पहले ये सारी बात मुख्य चुनाव आयुक्त मुझसे बता चुके हैं ये कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है। जैसे जैसे राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां तेज हो रही हैं, वो आपस में संगठित होकर कोई चुनाव आयोग के रुख का विरोध कर रहे हैं, तब केवल और केवल चुनाव आयोग अपनी ओर से स्पष्टीकरण दे रहा है। स्पष्टीकरण में फर्क समझे हम लोग कि पहले से सब कुछ तय है, केवल उसको क्लेरिफिकेशन उसकी ओर से आ रहा है। जैसे कल का विज्ञापन आया, क्या आया कि आप बिना डॉक्यूमेंट के भी
आप जो एनुमरेशन जो फॉर्म है यानी मतदाता गणना पत्र है उसको आप भर के दे सकते हैं। उन्होंने उस दिन भी कहा था कि जो ड्राफ्ट फाइनल जो वोटर लिस्ट होगा उसमें नाम आएंगे। सवाल इसके बाद का है, राजनीतिक जो सवाल है इसके बाद का है। और मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी तक जितनी भी चीजें राजनीतिक पार्टियों ने जो रिएक्ट किया है या कर रही हैं राजनीतिक पार्टियां, सब वो क्लेरिफिकेशन पे कर रही हैं। यानी कि जो राजनीतिक सवाल इसके पीछे हो सकते, एज ए जर्नलिस्ट में जो देख रहा हूं कि जो राजनीतिक सवाल इसके पीछे हो सकते हैं वहां तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है शायद। इसीलिए जो 8 दिनों में तो मुझे कोई हैरानी आज की हेडलाइन लेकिन ये सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं कह रही हूँ ये तो बड़ा ही बुनियादी सवाल है जो मैंने पूछा कि क्या भाई नहीं मेरे पास समय थोड़ा कम है अनिल जी, समझिए समय थोड़ा कम है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो लोग इस पूरी एक्सरसाइज से बाहर होंगे उन्हें क्या दीवार में चुनवाया जाएगा या सूली पे चढ़ाया जाएगा, होगा क्या आखिर उनका? नहीं यही तो मैं कह रहा हूँ कि यही राजनीतिक सवाल महम यही है कि जो बाहर अगर इस प्रक्रिया से हो जाते हैं, यदि हो जाते हैं, और चुनाव आयोग क्या इस तरह से बाहर करने में सक्षम है, क्या वो इस लोकतांत्रिक पूरी प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या वो ऐसा कर सकता है क्या? यही एक राजनीतिक सवाल है। और मैं ये कहता हूं कि ये राजनीतिक सवाल एक को बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। ये बाहर नहीं हो सकते, यानी बाहर होने का मतलब ये वही मेरा सवाल है। और दूसरी बात, आप तो कह रहे हैं कि राजनीतिक सवाल, मैं तो कहती हूँ वही मेरा सवाल है। और संवैधानिक सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार है कि वो लोगों से इस बात का प्रूफ मांग सके कि वो नागरिक हैं या नहीं? क्या नागरिकता का को सिद्ध करने का नहीं है। और ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है कि आप नागरिकता की जांच पड़ताल नहीं कर सकते। लाल बाग के केस में ये मामला है और भी कई ऐसे केसेज में आए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यही तो लड़ाई है, यही तो संघर्ष है। राजनीतिक पार्टियों को यही बताना है कि भाई आप चुनाव आयोग, आप ये काम नहीं कर सकते हैं जो नागरिकता की आप प्रामाणिकता मांग रहे हैं। आपका काम फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने का है वोटरों से। आप वोटर की जो पहचान है, वोटर की जो पहचान हो सकती है, आप वहीं तक अपने को सीमित रखें, नागरिकता तक आप मत लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक राजनीतिक सवाल है। राजनीतिक का मतलब ये नहीं हुआ पॉलिटिकल पार्टियों के लिए सवाल है, ये देश की लोकतंत्र से जुड़ी हुई राजनीति, लोकतंत्र का जो सवाल है वो इससे जुड़ा हुआ है। कार्यक्रम खत्म करना होगा, समय नहीं है। अनिल चमड़िया जी कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन की प्रतिक्रिया है उस पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक्ट कर रही हैं। आप इनकी बात से सहमत हैं कि दिशा ठीक नहीं है इनकी ऑपोजिशन पार्टियों की? देखिए अरफा, जो आपने सवाल पूछा था वो बहुत बुनियादी सवाल है। उसमें मैं आपको बस एक चीज पढ़ के सुना दूं आपके दर्शकों के लिए। उसमें लिखा है कि जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं विल रेफर केसेस ऑफ सस्पेक्टेड फॉरेन नेशनल्स टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो मतलब इसमें क्लियर है कि अगर कोई अपनी नागरिकता प्रूव नहीं कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू देम, वो ये शिकायत जो है वो कर सकते हैं बीएलओ। तो इसमें जो जैसा कि आपने कहा भी कि ये बुनियादी प्रॉब्लम हो रही है, इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। अगर आप किसी को कह रहे हैं कि आप नागरिक नहीं हैं, आप वोट नहीं कर सकते, उनकी सिटीजनशिप पर आज सवाल उठा रहे हैं, तो इसका मतलब उनके वजूद उनका क्या होगा? ये बड़ा आज सवाल है जिसे उठाने की जरूरत है। उन जितने अधिकार हमारे देश में नागरिकों को मिलते हैं उससे वो वंचित कर दिए जाएंगे। आप पूछ रही हैं कि उनका होगा क्या? आज आप तमाम अधिकार देखिए हमें बतौर नागरिक मिल रहे हैं। अगर कल ये जो ये सारे लोग हैं, ये नागरिक हैं, ये पैदा यहीं हुए हैं, यहीं पे पले बड़े हैं, इनके पेरेंट्स यहाँ पे हैं, पर क्योंकि वो प्रूफ नहीं दिखा पा रहे, उनको कहा जा रहा है कि आप वोट नहीं कर सकते, आप नागरिक नहीं हैं, उनके सारे अधिकार लिए जाएंगे। हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से असम और जगह पर डिटेंशन सेंटर्स की भी पूरा मुद्दा उठा था। तो ये तो बहुत ही गंभीर बात है और इसके ऊपर चर्चा और इसके ऊपर फोकस होने की जरूरत है। वो ये
केवल ये बात नहीं है कि आप किसी का जो अधिकार है वोट करने का लोकतंत्र में उस पर प्रहार हो सकता है, उनकी तो नागरिकता और उनके वजूद पर पूरा प्रहार है। और उसका मतलब है कि उनके जितने मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों को मिलने होते हैं उन पर पूरी तरह से एक हमला हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजलि भारद्वाज और साथी अनिल चमड़िया। ये मुद्दा ऐसा नहीं है जो अगले 18 दिन में भी आप यकीन जानिए सुलझ जाए। ये मैं कहूँगी यहाँ तक कि बिहार चुनाव के बाद भी, क्योंकि बिहार के बाद अब बारी फिर बंगाल की होगी और फिर दूसरे जो राज्य हैं उनमें चुनाव होना है। तो यहाँ से तो फसाद ही सिर्फ शुरू हुआ है, इसका खात्मा कहाँ होगा ये इलेक्शन कमीशन भी तय नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, दर्शकों का इस कार्यक्रम को देखने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।